वस्तुनिष्ठ प्रश्न सहित पढ़ना है। ठीक है, इसी पार्ट में हो सके आपकी सहायता होगी, आपका सहयोग होगा तो एक ही पीरियड में आपके ये आराम से हो जाएंगे। तो बात करते हैं, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। रजत शर्मा जी नमस्ते, आइए आदर्श जी, ठीक है, तो सरिता चौधरी जी शुरू करें, गोविंद सिंह जी, अंजू जी, गोवर्धन जी। तो बात टॉपिक है आपका राष्ट्रपति न्यायिक शक्तियाँ, जिसे हम ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन सहित पढ़ेंगे। अब देखिए ये आपका टॉपिक चालू होता है, ठीक है, इसलिए मेरे मित्रों ध्यान से सुनना, क्योंकि ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन होंगे और लखन जी आपसे भी आंसर पूछे जाएंगे। ठीक है, राधे राधे लखन जी, शुरू करते हैं। अब देखो आज का टॉपिक है राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां, ठीक है, और इसके बारे में भी क्वेश्चन आते रहते हैं। छोटा सा टॉपिक है लेकिन खोटा तो है ही है। पलक जी, ठीक है, नमस्ते। के एस फौजदार जी राम राम, ठीक है, आप सब जानते हैं। रेणु जगीना जी नमस्ते, के एस फौजदार जी, शैलेंद्र जी राम राम, सभी जुड़े हैं। और आपको नया टॉपिक चालू हो गया, लाइक करते जाइए और अपनी चेयर पे बैठ जाइए। अब देखिए तो टॉपिक है राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां। अब इसके अंतर्गत ध्यान रखने केवल 2 टॉपिक आते हैं। पहला क्वेश्चन तो आपका यही है, पहला आपको यही बात ध्यान रखनी है, विशेष करके क्या ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है क्षमादान शक्ति और परामर्श शक्ति किसके अंतर्गत आते हैं, न्यायिक शक्ति के अंतर्गत आते हैं। ये आपको ध्यान रखना है पहली बात। ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन जो बनाता है वह टॉपिक से ही आपको बना सकता है कि राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति, राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां के अंतर्गत क्षमादान शक्ति आती है, परामर्श शक्ति आती है, तीसरी कोई नहीं है, तीसरा कोई नहीं है, ध्यान रखना। एक क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, के एस फौजदार जी, दिलीप जी, गोवर्धन सिंह, रश्मि सोलंकी जी, एक क्वेश्चन ध्यान से सुनना। क्वेश्चन क्या बनेगा, निम्न में से राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति कौन सी नहीं है, कौन सी नहीं है। नंबर 1 क्षमादान शक्ति, नंबर 2 परामर्श शक्ति, नंबर 3, ठीक है, नंबर 3 रख दें कि न्यायाधीश की नियुक्ति, न्यायाधीशों की नियुक्ति, नंबर 4 कहते हैं, ठीक है, 1 और 2 ऐसे भी कर सकता है, या फिर आपको कूट वाले प्रयोग कर दे या ऑप्शन में उपरोक्त सभी कर दे, ऐसे क्वेश्चन घुमा फिरा के दे सकता है। तो मेरे कहने का मतलब है आपको केवल 2 ही याद करनी है, तीसरी नहीं है। तीसरी क्या है जो अनेक किताबों में दे रखी है, कहते हैं जो तीसरी है इसको नहीं, कंपटीशन में नहीं माना जाएगा, वह है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जो जज होते हैं, न्यायाधीशों की नियुक्ति, न्यायाधीशों की नियुक्ति, ये वाला टॉपिक, ये ऑप्शन में तीसरा, चौथा कर दिया केवल 1 और 2, केवल 1 व 2। अब ये ऑप्शन कर दिया कि राष्ट्रीय न्यायिक शक्तियों के अंतर्गत आता है, तो ध्यान रखना केवल 1 और 2 आंसर माना जाएगा, अर्थात ये न्यायिक शक्ति में नहीं आती। आपको ध्यान देना है, कॉपियों में आपकी गाइडें होंगी, आप जिसमें से तैयारी कर रहे हैं आज ये पार्ट अपनी थोड़ी अपने कहते हैं जो किताबें पढ़ रहे हैं उनमें ध्यान से देखना, ठीक है। मानते हैं एनसीईआरटी में आपकी बुकों में लिखा हुआ है, वो तो सीधा एक बच्चों के पढ़ने के तरीके से लिख देते हैं, लेकिन जब कंपटीशन में आता है तो कमेटी बैठती है, ठीक है मेरे मित्रों, क्या बैठती है, कमेटी बैठती है। कमेटी एक किताब पे विश्वास नहीं करती जब तो ऑथराइड किताबें नहीं आ जाएं, और ऑथराइड अधिक किताबें जो सही है, कभी कभी क्या है हमारी ऑथराइड किताबों में गलती आ जाती है, लेकिन जब उसके लिए कमेटी बैठाई जाती है तो लास्ट में या तो बोनस देती है या उसका सटीक आंसर निकालती है। इसलिए मेरे मित्रों ये मत कर देना 10th में लिखा हुआ है, 12th में लिखा हुआ है, लेकिन और किताबें देखें या लक्ष्मीकांत जी की किताबों में लिखा हुआ है, कुछ गलतियां तो थोड़ी बहुत गलतियां होती हैं, वो गलती हो जाती है, लेकिन आपको सही आंसर करना है। उमेश कुमार जी, सरिता जी, के एस फौजदार जी, आपको सही आंसर करना है। क्या आंसर करना है कि सही है क्या हमारा, जो हमारी भारतीय संविधान के तहत ये लाइन कौन सी जगह लिख रही है,
तो ध्यान रखना न्यायिक शक्ति में केवल दो ही शब्द हैं, क्षमादान और परामर्श, नियुक्ति नहीं है। क्योंकि यहाँ नियुक्ति शब्द आ गया, गलती आप स्वयं ढूंढ सकते हो। राष्ट्रपति जिन पदाधिकारियों की नियुक्ति करता है, ध्यान रखना, राष्ट्रपति जिन पदाधिकारियों की नियुक्ति करता है वह राष्ट्रपति की कौन सी शक्ति आती है। जब नियुक्ति शब्द आ जाए, यदि कोई भी ऑप्शन में पूछे कौन सी कार्यपालिका शक्ति है, तो सीधा वहां नियुक्ति शब्द होगा, तो कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत आती है। ठीक है, कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत कौन सा शब्द आता है, तो आप ध्यान रखें कौन सा शब्द आता है, नियुक्ति शब्द आता है। तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति, न्यायाधीशों की नियुक्ति, कौन सी शक्ति नहीं आती, न्यायिक शक्ति नहीं आती, कौन सी शक्ति आती है, कार्यपालिका। ये ध्यान रखें, ठीक है, ठीक है, ये ध्यान रखें। आपको ध्यान रखना है कि ये जो है जज की नियुक्ति है वो कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत आती है, ना कि न्यायिक शक्ति के अंतर्गत। तो भारतीय संविधान के अनुसार कहते हैं न्यायाधीशों की नियुक्ति कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत आती है, ना कि न्यायिक शक्तियों के अंतर्गत। ठीक है बबीता जी, पूजा जी, तिवारी जी, समझना है हिस्ट्री की क्लास कब लगती है। हिस्ट्री क्लास 1 बजे लगती है पूजा तिवारी जी। ठीक है, तो आपका स्वागत है 1 बजे हिस्ट्री की क्लास में। तो मित्रों आपको ध्यान क्या रखना, मेरे प्यारे मित्रों, आपको ध्यान रखना है कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जो जज होते हैं उनकी जो नियुक्ति होती है वह कार्यपालिका शक्ति में नहीं आती, वह ठीक है, सॉरी, कार्यपालिका न्यायिक शक्ति में नहीं आती, और किस में आती है, कार्यपालिका शक्ति में आती है। तो आप ध्यान रखें, इसको मैं आपको क्लियर कह रहा हूँ, फिर कल आप व्हाट्सएप पे दें या फिर चैनल पे आप कमेंट लिखें, बिल्कुल ध्यान रखना इस बात को। आप तो ये याद करके जाओ कंपटीशन में, या तो फिर बोनस ही मिलेगा। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना पूजा जी, तो आपको विशेष करके ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो बस याद रखना है कि राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों के अंतर्गत क्षमादान शक्ति और परामर्श शक्ति आती है, दो ही चीज बस, अर्थात 2 अनुच्छेद याद रखने हैं। अब ये अनुच्छेद कौन कौन से हैं, ठीक है, अब ये अनुच्छेद कौन कौन से हैं, तो क्षमादान शक्ति अनुच्छेद 72 आर्टिकल्स 72 में। ठीक है, रश्मि जी ने बताया था। ठीक है, कितने में, हाँ जी पूजा जी बताइए। तो ध्यान रखना राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति न्यायिक शक्ति के अंतर्गत आती है, राष्ट्रपति की परामर्श शक्ति न्यायिक शक्ति के अंतर्गत आती है। क्षमादान शक्ति का उल्लेख अनुच्छेद आर्टिकल 72 में दे रखा है, और परामर्श शक्ति का उल्लेख अनुच्छेद 143 में दे रखा है। क्लियर, नोटबुक में लिख लिया। ठीक है, एक अपना पन्ना जैसे भी हो या रफ कॉपी हो अपनी, एक सादा पन्ना हो तो एक रख लिया करें, शॉर्ट में उससे लिखते जाएं, कोई नई बात आपको आ जाए। अंजू जी, ठीक है, तो रूप किशोर जी, चतुर्वेदी जी, हाँ सर मेरी आईडी को अनलॉक कर दो, अनब्लॉक। ठीक है, रूप किशोर जी कह रहे हैं, कोई बात नहीं। अंजू जी, अब देखिए, तो राष्ट्रीय न्यायिक शक्ति, क्षमादान शक्ति अनुच्छेद 72, परामर्श शक्ति अनुच्छेद 143। अब ध्यान रखना, एक चीज तो ध्यान रखना है, अब क्षमादान शक्ति किसे कहते हैं, अब बात करते हैं व्याख्या पे। ठीक है, अब देखिए व्याख्या पे, तो क्षमादान शक्ति का उल्लेख अनुच्छेद 72। ठीक है, पहले बात करते हैं क्षमादान शक्ति की। अब क्या है क्षमादान शक्ति, अनुच्छेद 100, ठीक है, अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति किसी न्यायालय, राष्ट्रपति किसी न्यायालय द्वारा दंडित किसी अपराधी की सजा, अब ध्यान रखना यहां, की सजा को कम कर सकता है, ठीक है, क्षमा कर सकता है, किसी अपराधी के दंड को, सजा को कम कर सकता है, क्षमा कर सकता है, और
मृत्युदंड को, वही सजा हो गई, और मृत्युदंड की सजा को, ठीक है, माफ कर सकता है। इसे ही राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति कहा जाता है। दोबारा सुने, आप लिखें तो लिख लेना। अनुच्छेद 100, ठीक है, अनुच्छेद 72 के तहत, अनुच्छेद 72 के तहत न्यायालय द्वारा दंडित किसी अपराधी की सजा को राष्ट्रपति कम कर सकता है, क्षमा कर सकता है, मृत्युदंड को माफ कर सकता है, ठीक है, मृत्युदंड को माफ कर सकता है, और इसे ही राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति कहते हैं। अब कम करने को क्या कहते हैं? कम करने को लघुकरण कहते हैं, परिहार को, ठीक है, क्षमा को परिहार कह सकते हैं, मृत्युदंड को निलंबन कह सकते हैं। तो ये शब्द भी आपको अभी बताने वाला हूं। तो कम करना, सजा की शक्ति को, सजा की जो प्रकृति होती है उसकी प्रकृति कम कर दी जाती है। ध्यान रखना, इसमें जो अवधि होती है वो कम नहीं की जाती। यहाँ में कहते हैं सजा की प्रकृति, सजा के मतलब है, अभी मैं बता रहा हूँ, तो यहाँ की सजा की प्रकृति कम की जाती है, यहाँ सजा की प्रकृति कम नहीं की जाती, यहाँ अवधि कम की जाती है। उल्टा दोनों का, परिहार और लघुकरण एक दूसरे का विलोम है। यहाँ मृत्युदंड को बिल्कुल समाप्त कर दिया जाता है, अर्थात कुछ अस्थायी समय के लिए रोक दिया जाता है और आजीवन कारावास में उसे बदल दिया जाता है। यूँ नहीं घर जा, घर नहीं जान देंगे, आजीवन कारावास में बदल देंगे, ठीक है। अस्थायी रोग जिसे कह सकते हैं। तो निलंबन, परिलंबन, प्रतिलंबन, इसका मतलब है अस्थायी रोग। अब देखो, तो ये है आपका क्षमादान शक्ति। इनकी व्याख्या आपको आगे आने वाली है। लघुकरण क्या होता है, परिहार क्या होता है, निलंबन क्या होता है, विकास क्या होता है, रोकना क्या होता है, वो सब आपके आने वाले हैं। अब बात करते हैं परामर्श शक्ति की। अब परामर्श शक्ति एक अनुच्छेद है, ठीक है। तो राष्ट्रपति की परामर्श शक्ति जो न्यायिक शक्ति के अंतर्गत आती है, और इसका उल्लेख अनुच्छेद 143। अब अनुच्छेद 143 पे मेरे मित्रों ध्यान देना है, ठीक है। अंजू जी, आदर्श जी, सरता जी, ध्यान से पढ़ना है। सजा को कम या खत्म कर सकता है 72 के तहत, बहुत बढ़िया। अब देखिए अनुच्छेद 143 क्या कह रहा है? अनुच्छेद 143 कह रहा है कि राष्ट्रपति क्या कर सकता है? राष्ट्रपति केवल सुप्रीम कोर्ट, ये ध्यान रखना, केवल अर्थात हाई कोर्ट नहीं, केवल किसी भी न्यायालय, ऐसे भी कर सकते, किसी भी न्यायालय ने, केवल सुप्रीम कोर्ट, जिसे कह सकते हैं, जिसे हम कहते हैं उच्चतम न्यायालय की बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं। अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से अर्थात उच्चतम न्यायालय से सलाह ले सकता है, परामर्श ले सकता है, सलाह व परामर्श ले सकता है। किससे? सुप्रीम कोर्ट से। कौन ले रहा है? राष्ट्रपति ले रहा है। ध्यान रखना, सलाह कौन ले रहा है? राष्ट्रपति ले रहा है। कौन से अनुच्छेद के तहत? 143 के तहत, और इसे ही परामर्श शक्ति कहते हैं। लेकिन ये सलाह ली है किसने? राष्ट्रपति ने। अब इससे सुप्रीम कोर्ट ने इसको सलाह दी, लेकिन ये सलाह को माने या ना माने। किसकी सलाह? सुप्रीम कोर्ट की सलाह राष्ट्रपति माने या ना माने, इसके लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है, बाध्य नहीं है, ये ध्यान रखना। अर्थात माने माने, सुनो सबकी करो मन की। राष्ट्रपति सबसे सुन लेता है, ठीक है। अर्थात राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है, लेकिन इस सलाह को माने माने नहीं माने, ये आपको ध्यान रखना है। एक बात तो यहाँ अनुच्छेद 143 के तहत। अब कहते हैं, आगे बात करते हैं, जैसे, ठीक है, ये आ गया आपका, जो मैंने अभी, ये तो मैंने बता दिया आपको, ठीक है। अब जो क्षमादान शक्ति है, इसकी भी बात हम थोड़े से आगे दे रखा है। अब बात किसकी कर रहे हैं हम? इस चीज़ की कर रहे हैं। अब ये आपका
दे रखा अनुच्छेद 143 में, इसमें हमने इस पार्ट में केवल इन दोनों की व्याख्या कराई है। ये आप स्क्रीन ले सकते हैं और दोबारा सुन लो जब तक स्क्रीन लें। अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति न्यायालय द्वारा दंडित किसी अपराधी की सजा को कम अर्थात लघुकरण कर सकता है, क्षमा अर्थात परिहार कर सकता है, अर्थात मृत्युदंड की सजा को माफ कर सकता है अर्थात निलंबन कर सकता है। इसे ही राष्ट्रपति क्षमादान शक्ति कहते हैं, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 72 में एक बात। नंबर दूसरी बात, अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है, लेकिन इस सलाह के लिए बाध्य नहीं है। ये दो परिभाषाएं आपको ध्यान देनी है, ये दो परिभाषाएं आपको विजय फौजदारी बाध्य नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना। ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन अभी पूछने वाला हूं, ध्यान से सुनना। दो परिभाषा याद हो गई, ये परिभाषा तो आपको याद रखनी है और इससे लगभग तुम्हारा क्वेश्चन क्लियर हो जाता है। यदि थोड़ा कठिन क्वेश्चन आ जाए तो मैंने इस पार्ट को आगे बढ़ा दिया है। देखें, जैसे अब मैं क्षमादान शक्ति का पूरा विस्तार बता रहा हूं। अधिकतर तो हम इसी को पढ़ते हैं और इसी को लगभग हम क्लासों में लिखाते हैं, लेकिन थोड़ा सा कठिनाई स्तर का पेपर आ जाए तो आपको थोड़ी व्याख्या और देखनी पड़ेगी, थोड़ी सी है, 5 मिनट की देखें। नंबर 1, जैसे मैं क्षमादान शक्ति को विस्तार से यहाँ पढ़ा रहा हूँ, तो मैंने अभी बताया अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति किसी अपराधी की सजा को कम कर सकता है, ठीक है, और क्षमा कर सकता है, और आपका दे रखा है मृत्युदंड की सजा को माफ कर सकता है। इसके तहत है तो 3 चीज आई थी इसमें, विशेष करके सजा को कम करना, सजा को क्षमा करना और माफ करना। इसके लिए विशेष करके मैंने जो शब्द दिया था लघुकरण दिया था, ठीक है, और इसके लिए परिहार दिया था विशेष करके, और भी शब्द हैं पर्यायवाची, और इसके लिए निलंबन या प्रतिलंबन, विमन्नन, 3-4 शब्द हैं। तो ये आपको ध्यान रखने हैं। अब राष्ट्रपति क्षमादान शक्तियों का प्रयोग, अब राष्ट्रपति, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ये कठिनाई स्तर, यदि आपको क्षमादान पे कठिनाई स्तर का प्रश्न आ जाता है मेरे मित्रों, यदि कठिनाई स्तर का प्रश्न आ गया तो आपको ध्यान से देखना है। विजय, उमेश जी, आदर जी, रजत जी, अंजू जी, ठीक है, एसएससी की लेगा पर पढ़ाया नहीं मैंने को, क्या एसएससी से, ठीक है, कोई बात नहीं, आप एसएससी जो भी है। अब देखो, रश्मि जी, सोलंकी जी, आप ध्यान से सुने, अंजू जी, गोवर्धन सिंह जी, उमेश जी, रजनी जी, विजय जी, उमेश जी, आदर जी, रजत जी, रोतेश जी, पूजा शर्मा जी, तिवारी जी। मैं क्या कह रहा हूं, अब आपको थोड़ा कठिनाई का स्तर का टॉपिक देगा तो आपको ध्यान रखना है यहां क्षमादान शक्तियों का प्रयोग। तो राष्ट्रपति क्षमादान शक्तियों का प्रयोग केवल कितने आधार, अभी मैं 3 ही आधार बता रहा था, उन्हीं को घुमा फिरा के हैं। तो विशेष करके 3 आधार हैं, फिक्स हैं। ऐसे 3 आधार आपको 3 शक्तियों का प्रयोग जो अपनी क्षमादान शक्ति हैं केवल 3 आधार पे कर सकता है। नंबर 1, सैनिक न्यायालय, ये विशेष है, अर्थात यदि, और तो है न्यायालय, लेकिन एक विशेष प्रकार की शक्ति दे रखी है और किसी को नहीं है, राज्यपाल को भी यह शक्ति नहीं है, किसी को शक्ति नहीं है। यदि सैनिक न्यायालय ने किसी व्यक्ति को अपराधित घोषित कर दिया, सजा सुना दी, कोई आर्मी वालों को, सैनिक न्यायालय तो आर्मी वालों को सुनाएगा, सैनिक वर्ग के किसी व्यक्ति को एक अपराधी घोषित कर दिया, तो वह, या कोई सैनिक न्यायालय किसी व्यक्ति को अपराधी घोषित कर दिया, अब वह व्यक्ति तो अपराधी है ही, और उस व्यक्ति को इसने सजा दे दी, इस सैनिक न्यायालय ने। ऐसा व्यक्ति, अपराधी ऐसा व्यक्ति, और अपनी क्षमादान के लिए किसके पास आ सकता है? राष्ट्रपति के पास। अर्थात राष्ट्रपति अपनी याचिका दायर कर सकता है, अर्थात क्षमा मांग सकता है, एक अपील कर सकता है, राष्ट्रपति अपील कर सकता है, और इस प्रकार सैनिक न्यायालय के विरुद्ध यदि कोई अपराधी हो तो, और वो भी केवल कहाँ करेगा? यदि राजस्थान का या भरतपुर का कोई कहते हैं व्यक्ति है जिसे सैनिक न्यायालय ने अपराधी घोषित कर दिया है या सजा सुना दी है, तो वह कहते हैं भरतपुर के
जिला अदालत में नहीं आ सकता, सुप्रीम कोर्ट नहीं, वो हाई कोर्ट नहीं आ सकता, राज्यपाल के पास नहीं आ सकता। यदि उसे सज़ा माफ़ करवानी है, कम करवानी है, तो उसे डायरेक्ट किसके पास जाना पड़ेगा? राष्ट्रपति के पास। इसलिए राज्यपाल पे ये शक्ति नहीं होती। तो नोट रख लेना आगे, ठीक है। ये शक्ति राज्य में राज्यपाल के पास नहीं होती, केवल किसके पास है? देश में राष्ट्रपति के पास है। ये ध्यान रखना मेरे मित्रों। आगे बढ़ते हैं। संघ कार्यपाल का शक्ति संघ सूची, अर्थात कोई ऐसा विषय है, केंद्र सरकार का जो कानून बनाती है जिस विषय पे, उसके संबंध में कोई व्यक्ति अपराधी घोषित कर दिया है सेंटर ने, सेंट्रल लेवल का कोई शक्ति है, अर्थात सेंट्रल लेवल की कार्यपालिका ने के विरुद्ध कोई मामला आ गया और उस मामले को कोई व्यक्ति अपराधी है और घोषित कर दिया है, तो वह व्यक्ति ऐसे प्रावधान के तहत और कहाँ जा सकता है? अपनी अपील किससे कर सकता है? राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति ऐसी अपील कर सकता है और राज्य सरकार वाली, ठीक है। तो वो ये शक्ति तो उसमें आती है, कार्यपालिक शक्ति का थोड़ा प्रयोग कर सकता है राज्यपाल, ठीक है, इसमें तो कर सकता है। लेकिन अब आया मृत्युदंड। मृत्युदंड में केवल कोई ऐसा अपराधी है जिसे मृत्युदंड दे दिया है, तो केवल मृत्युदंड के संबंध में राजस्थान का हो, किसी भी राज्य का हो, सेंटर का हो, केंद्र सरकार का हो, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश का व्यक्ति हो, राज्यपाल और राज्यों का व्यक्ति हो, कोई भी हो, वह मृत्युदंड की सज़ा, फांसी की सज़ा सुना दी है, तो वह व्यक्ति को सीधा किसके पास जाना पड़ेगा? अर्थात राज्यपाल के पास ये शक्ति नहीं होती। राजस्थान का कोई व्यक्ति है जिससे फांसी की सज़ा दे दी है, वह राज्यपाल के पास नहीं जा सकता और उसे कहाँ जाना पड़ेगा? राष्ट्रपति के पास जाएगा। इसलिए राज्यपाल पर मृत्युदंड की शक्ति और सैनिक न्यायालय की शक्ति नहीं होती है, ये ध्यान रखें, ठीक है। और जबकि ये तीनों शक्ति किस पे होती है? राष्ट्रपति पे निहित। राष्ट्रपति, ठीक है, इसका प्रयोग, इस शक्ति का प्रयोग कर सकता है। तो ध्यान रखें, 3, सैनिक न्यायालय के विरुद्ध कोई मामला आया हो, संघ कार्यपालिका अर्थात संघ सूची के विशेष के संबंध में कोई मामला, कोई अपराधी हो, या मृत्युदंड, किसी अपराधी को मृत्युदंड, फांसी की सजा सुना दी है, तो उस मामले में राष्ट्रपति अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकता है। तो 3 मामले हैं, केवल 3 मामले, ठीक है, मृत्यु वाला ही। तो ध्यान रखना, केवल 3 मामले हैं। तो ये आप स्कैन इसका ले सकते हो। तो बस इसी में क्षमादान में इतना याद करना। आगे कुछ शब्द, ठीक है, जैसे क्षमादान के संबंध में कुछ शब्द हैं, उनकी आपको व्याख्या याद करनी है। जैसे मैं आपको दोबारा बता दूं, वैसे तो याद हो गया होगा। यहाँ अभी मैंने जो 3 बताए थे उसी के संबंध में है। जैसे मैंने क्या कहा? लघुकरण। तो एक शब्द यहाँ रखो, वैसे तो इसका अर्थ सीधा आता है सजा या दंड को कम करना, अर्थ तो ये है इसका लघुकरण। लेकिन इसका मतलब क्या? सजा को कम करना। इसका मतलब आपको ध्यान रखना ये नहीं है 5 से 3 कर देना, 5 से 1 वर्ष कर देना, नहीं। अंतर तो ऐसा लग रहा हो कम करना, जैसे कोई 5 साल की जेल मिली और वह 1 साल की जेल कर दी, ये नहीं है इसका अर्थ। इसका अर्थ ये नहीं है, ध्यान रखना। इसका अर्थ क्या है? लघुकरण किसमें किया जाएगा? अर्थात शक्ति में कमजोरी कर दी जाएगी, सजा या दंड की प्रकृति में, दंड की या सजा की प्रकृति में कमी की जाएगी, कमी की जाएगी, ना कि किसमें? अवधि में। एक तो दंड की अवधि जैसे 5 साल जेल दे दी, तो दंड की अवधि में कमी नहीं की जाएगी, अवधि तो वही रहेगी। जैसे 5 साल किसी व्यक्ति को और किसी न्यायालय ने जेल का प्रावधान दे दिया, तो 5 साल ही जेल भोगनी पड़ेगी। लेकिन वह व्यक्ति जिसको 5 साल की सजा सुना दी, वह व्यक्ति अपील करता राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति उसकी क्षमा, अर्थात राष्ट्रपति क्या करते हैं? लघुकरण कर देता, अपनी शक्ति का प्रयोग कर लेता है, तो उसकी सजा 5 वर्ष ही रहेगी। लेकिन हुआ क्या? क्या करेगा इसमें? लघुकरण उसने लिख दिया, राष्ट्रपति ने लघुकरण पे साइन कर दिए। इसका मतलब ये नहीं होगा कि 1 साल कर दें, इसका मतलब 5 साल ते 5 साल ही जेल में रहेगा। लेकिन 5 साल कैसी है? कठोर दंड, अर्थात कठोर सजा को किस में बदल देगा? सरल सजा में बदल देगा। अब कायते केस कठोर, एक ऐसी जेल दे दी, मच्छर ही मच्छर भर रहे हैं, अंधेरो ही अंधेरो, और अकेलो कोई तो बात ना कर रहा। काल कोठरी ऐसी दे दी, लाइट वहां में है नहीं,
भाई मैं लेटरिन कर, भाई मैं गंद मार रही है, भाई मैं पेशाब कर, मच्छर भर रहे हैं यूँ ही, ठीक है, खाना चलता फिरता, किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा, अर्थात कठोर सजा, बाहर घूमने नहीं दे दिया जा रहा। अब ऐसे में क्या करे, कोई व्यक्ति गया, राज्यपाल ने उसे लघुकरण कर दिया, भाई देख सजा तो तेरी 5 साल रह गई, हाँ तेरी प्रकृति में थोड़ी कमी कर दूंगा, इसका मतलब है तू खुली जेल में रह सकता है, अन्य व्यक्तियों के साथ रह सकता है, बाहर जो आगे 4 दीवारी जेल होती है उसमें तू घूम सकता है, कुछ समय में तुझे अन्य सैनिकों के साथ तू जैसे जा सकता है, पत्थर खोदने जाते हैं, फिल्मों में दिखाते हैं, तो जा सकता है। देसी फौजी अजान जी, यस सर, बहुत बढ़िया, आपका स्वागत है। तो ध्यान रखना, लघुकरण का मतलब अवधि कम नहीं की जाती, अर्थात 5 से 5 ही रहती है, 5 से कम नहीं की जाती, लेकिन उसकी सजा जो कठोर सजा को किस में बदल देते हैं, अर्थात सीधी बात है, फिल्म में जाए का है, जैसे कोई जेलर, कोई एक्टर जेल में जाए और वह पत्थर तोड़ में ले जाएं, तो बाहर तो है कि बाहर घूमे, प्रकृति को आनंद लिया हमें, तो ये तो ध्यान रखना, ये तो है लघुकरण। अब परिहार, विराम और क्षमा क्या है? अब देखो यहाँ को उल्टो कर दो, इसका उल्टा कर दो आप, दंड की प्रकृति, तो प्रकृति यहां में तो कमी कर रहे हैं, यहां कमी नहीं की जाती, प्रकृति में कमी नहीं होगी, अर्थात प्रकृति जैसी रही है, अर्थात कठोर दंड दियो है तो दंड कठोर ही रहेगो, अर्थात मच्छर वाली जेल रही है, अंधेरी वाली काल कोठरी रही है, तो काल कोठरी में लेगी, क्या को मतलब ये है। लेकिन क्या कर दिया है, अवधि में तो जो जेल रही है, सजा रही है 5 साल की, अवधि में कमी कर दी जाएगी, प्रकृति में कमी नहीं की जाएगी। कहने का मतलब है जैसे 5 से 1 वर्ष कर दी, चल ठीक है, लेकिन कहने का मतलब लाला देख, राष्ट्रपति कह रहा है तो रहना पड़ेगा काल कोठरी जेल में ही, या तो मैं ना कर सकूं, हाँ इतना कर सकूं, 30 सजा में कमी कर सकता हूं, जैसे किसी अपराधी को 5 से 1 वर्ष कर दिया, लेकिन उसे कठोर दंड में ही रहने दिया। तो ये ध्यान रखना, दोनों में ये थोड़ा सा अंतर है, इसमें प्रकृति में कोई कमी, ठीक है, प्रकृति में कमी की जाती है, अवधि में कोई कमी नहीं की जाती, इसमें अवधि में कम कर दी जाती है, प्रकृति में कोई कमी नहीं की जाती, उसे परिहार, विराम या क्षमा कहा जाता है। ये होती है क्षमा, जो ना क्षमा कर दे घर जा, मैं तो जा रहा हूँ भक्के गन्ना जा रहा हूँ, अर्थात जेल में ही रहना है, बस इतना क्या कर दे, कठोरते तो खुली जेल में पहुंच जा, ठीक है, वो जेल तो आपको यही है, सॉरी जेल तो आपको यही है, लेकिन अवधि में थोड़ी, चलो 5 की जगह तुझे 1 साल या 2 साल जेल में रहना है, तो ध्यान रखना ये बात है किसमें, परिहार में। और इसमें क्या की जाती है, इसमें क्या है, सरलते, जो कठिन दंड होता है उसे सरल दंड में बदल दिया जाता है, लेकिन सजा जो जितनी है वो सजा पूरी 5 साल ही भोगनी पड़ती है, इसमें सजा में कमी कर दी जाती है, इतना ध्यान रखना। अब प्रतिबिंब क्या है, तो प्रतिबिंब तो सीधा सीधा है आपका, अभी क्षमादान का उल्लेख आप लेट आए होंगे, अनुच्छेद 72-71 के तहत सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद का निपटारा होता है। 71 में क्या है, ध्यान रखना, 71 पूछे, 71 में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद का निपटारा सुप्रीम कोर्ट करता है, केवल सुप्रीम कोर्ट। 72 में सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है, लेकिन सलाह के लिए कौन बाध्य नहीं है, राष्ट्रपति बाध्य नहीं है, ठीक है मेरे मित्रों। आगे बात करें, हाँ 161 में राज्यपाल की क्षमादान का है, राज्यपाल मैंने अभी बताया, तो राज्यपाल क्या कर सकता, जैसे राष्ट्रपाल में बताया मृत्युदंड को नहीं कर सकता, सैनिक न्यायालय को बाकी, ठीक है, और इसकी शक्ति का प्रयोग कर सकता है। तो राज्यपाल की क्षमादान शक्ति कितने में, 161 में है, और राष्ट्रपति की 72 में है, बस अनुच्छेद याद रखो, 2 चीज, राष्ट्रपति क्षमादान शक्ति 72 में है और राज्यपाल की 161 में है, बस इतना ध्यान रखो। राज्यपाल सैनिक न्यायालय मृत्युदंड की सजा को बिल्कुल के विरोध अर्थात साइन नहीं कर सकता, इस पर ये शक्तियां नहीं होती राज्यपाल पे, जबकि राष्ट्रपति की शक्तियां होती हैं, ध्यान रखें ये बातें, ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गए होंगे। अब आपको तीसरा क्या है, तीसरे में है फांसी की सजा, जो आपकी फांसी की सजा है, फांसी की सजा को माफ कर सकता है, अर्थात फांसी जो मृत्युदंड है, जिसको मृत्युदंड दिया गया है, जिसे फांसी दी गई है, राष्ट्रपति ऐसी अपील सुन लेता है तो उसे आजीवन कारावास में बदल सकता है, आजीवन कारावास
में बदल सकता है या अन्य कोई प्रावधान कर सकता है। ये है आपका, ध्यान रखना रूप किशोर जी, ये है आपका प्रतिबंब, निलंबन या विलंबन। इसका मतलब है फांसी सजा आपको अस्थायी रोक। अस्थायी रोक का मतलब है वहाँ तो रोक दे ही, जैसे परसों फांसी लगी वाली है, सनम बेफा बेफा सनम फिल्म देखी होगी तुमने। बेफा सनम में क्या है, एक्टर गाना गाया होता है, उधर से राष्ट्रपति का प्रस्ताव आ रहा होता है फांसी अस्थायी रूप से रोक दी जाए। आगे विचार करेंगे तो आपने देखा होगा बेफा सनम को गाना चल रहा है, कोई ना हर जाई वारो गानो, याद हो तो, मैं तो पूरा याद ना बता दी हूँ, ठीक है। तो ऐसे करके हैं, तो ये ध्यान रखना यही है। तो ऐसी फिल्मों में ये दृश्य आते हैं, ये देखने चाहिए हैं, नहीं देखते हैं वो आपको उदाहरण वहाँ बताए जाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, अर्थात उसको अस्थायी रोक लगी गई है। फांसी अस्थायी के लिए आदेश आ रहा था, बेचारे गानों खत्म हुई बातें, पहले अपनी प्रेमिका के चक्कर में चल बसो, जबकि अस्थायी रोक का आदेश आ चुका था, ठीक है, बेफा सनम में। अब देखिए, अब आपको दोबारा देखना है राज्यपाल की न्यायिक शक्ति, मैंने अभी बताई थी। यदि आपको राज्यपाल की न्यायिक शक्ति के बारे में पूछे तो बिल्कुल ऐसे ही प्रावधान अनुच्छेद 161 में है, ठीक है। अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल किसी अपराधी की सजा को कम कर सकता है, किसी अपराधी सजा को कम कर सकता है, ठीक है, क्षमा कर सकता है, लेकिन फांसी सजा को माफ, किसको, फांसी की सजा को माफ नहीं कर सकता। तो ये ध्यान रखना, और ये किसके प्रति है, राज्यपाल के। बस इतना ध्यान रखें। एक बात ये तो होगी क्षमादान शक्ति। आगे बात करते हैं परामर्श शक्ति की बात करते हैं। तो मित्रों कहाँ पहुंच जाओ, परामर्श शक्ति पे आप पहुंच जाइए, ठीक है। आज समय मिलेगा तो ऑब्जेक्ट टाइप अभी करा दी जाएंगे, कुछ आपको कल भी कराएंगे, आज भी कराएंगे, कुछ ना कुछ एक आध क्वेश्चन तो मैं आपको कराई दूंगा, इसलिए डटे रहें। अब परामर्श शक्ति समझें। अब देखो परामर्श शक्ति का उल्लेख मैंने शुरू में इसकी व्याख्या बता दी है। अनुच्छेद 143 दोबारा सुन लें, जो बच्चे, जो मेरे प्रिय स्टूडेंट लेट आए वो दोबारा सुन लें। अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट, केवल सुप्रीम कोर्ट, जिसे हम उच्चतम न्यायालय कहते हैं, तो उच्चतम न्यायालय से सलाह या परामर्श ले सकता है, ठीक है, परामर्श ले सकता है। अब इसने किसने मांगी, राष्ट्रपति ने किससे मांगी, सुप्रीम कोर्ट से। अब सुप्रीम कोर्ट सलाह राष्ट्रपति देगा। अब राष्ट्रपति सलाह दे दी, अब इस सलाह को माने या ना माने, अर्थात राष्ट्रपति इस सलाह के लिए बाध्य नहीं है। मैं आपसे सलाह लूं, मैं आपसे पूछूं भाई कैसे पढ़ना बताइए, और आपसे मैंने सलाह लिया, आपने मेरे सलाह ली, अब आप मानो मानो नहीं मानो, मैं कि लाला रात भर 3 बजे तक पढ़ सुबह के। अब तो मैंने सलाह दी कि गुरुजी कैसे तैयारी करें, सिलेक्शन जाए, मैंने 9 बजे से लेकर 3 बजे तक सुबह तक पढ़ और रात भर पढ़, और तुम कहेंगे सर जब ऐसे कर रहे हैं, ऐसे ना 1 बजे तक पढ़ेंगे या 11 बजे तक पढ़ेंगे, हम अपने हिसाब से पढ़ेंगे, ठीक है। तो मेरे मित्रों ध्यान रखना इस बात को। तो ये है अनुच्छेद 143 कहता है राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है, लेकिन इस सलाह को, अर्थात सुप्रीम कोर्ट की सलाह को माने नहीं माने, इसके लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। ये किसमें 143 में लिखा हुआ है। अब परामर्श शक्ति, अब परामर्श शक्ति जो लेगा सुप्रीम कोर्ट से लेगा, किससे लेगा, सुप्रीम कोर्ट से लेगा। वो 2 मामलों में लेगा। नंबर 1 संवैधानिक मामलों में, नंबर 2 सार्वजनिक मामलों। यहां ध्यान देना है। अब मैंने अभी कहा कि इसके तहत तो बात नहीं है, लेकिन आपको ये जब 2 शब्द आ जाएं, यदि संवैधानिक मामलों में प्रावधान सलाह ले रहा है, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से, उच्चतम न्यायालय से सलाह ले रहा है, ठीक है, तो यहां सुप्रीम कोर्ट मने कर दे कि मैं ना दे रहा हूं भैया सलाह, फाइल आई आगी, राष्ट्रपति ने फाइल पहुंचाई सुप्रीम कोर्ट के पास, तो वो फाइल पे इससे निर्णय अर्थात सलाह देनी पड़ेगी। जो ना मने कर दे, हम पे टाइम ना है, अपना ही काम ना समेट रहा, तुम और आ जाए बीच में, ऐसा नहीं, सलाह देनी पड़ेगी, परामर्श देना
बाध्य है कौन? सुप्रीम कोर्ट है। सलाह कौन को देनी पड़ेगी? यदि राष्ट्रपति सलाह मांग रहा है संवैधानिक मामलों में तो सुप्रीम कोर्ट को राष्ट्रपति सलाह देनी पड़ेगी, अर्थात देने के लिए बाध्य है। नहीं देगा तो शायद राष्ट्रपति कछु कर सके। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश उठावे का जाए, संसद को महावी हो बुलवा सके, कह के कि ले आओ राज्यपाल वाले, राज्यसभा वाले, लोकसभा वाले, कुछ भी कर सकता है। इसका मतलब है यहाँ तो बाध्य हो गया सुप्रीम कोर्ट। यदि राष्ट्रपति ने संवैधानिक मामलों में सलाह ले रहा है तो सुप्रीम कोर्ट को सलाह देनी पड़ेगी राष्ट्रपति के लिए, यहाँ बाध्य कर दिया। अब राज्यपाल राष्ट्रपति कोई सार्वजनिक मामलों में, सरकारी मामले होते हैं जो हमारी जनता के हित में होते हैं, कोई जनता के हित में और कोई बात में लेकर के अब कहते हैं यहाँ सलाह ले लिए। अब राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले रहा है, कोई जनता के या सार्वजनिक हित में ले रहा है। अब राष्ट्रपति ने सलाह ली सुप्रीम कोर्ट से, अब सुप्रीम कोर्ट ने सलाह यहाँ दे या ना दे, यहाँ तो कह रहा देनी पड़ेगी, राष्ट्रपति सलाह देनी पड़ेगी। संवैधानिक मामले के विरोध में कोई मामला आया है, यदि सार्वजनिक हित के महत्व में कोई मामला आया है और सलाह ले रहा है राष्ट्रपति कि भैया सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश वो सलाह दे, ठीक है सलाह दे, अब वो सलाह दे या ना दे, सलाह दे या ना दे, इसमें ध्यान रखना। ऐसे अनेक प्रावधान आए हुए हैं, अनेक विवाद होते हैं कि जनता के कोई सार्वजनिक महत्व का कोई विवाद उत्पन्न हुआ है और वह अपील कहाँ पहुंच जाती है? राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति इसकी सलाह किससे ले लेता है? सुप्रीम कोर्ट से। तो सुप्रीम कोर्ट सलाह दे या ना दे, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट बाध्य नहीं है। आपको यदि ये शब्द आ जाए, अब यहाँ दे रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ तो कह रहा हूँ राष्ट्रपति सलाह के लिए बाध्य नहीं है, या राष्ट्रपति माने माने नहीं माने, यहाँ कहते हैं ये बाध्य है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को सलाह देनी पड़ेगी, लेकिन इसमें दे या ना दे इसमें कोई बात नहीं, बाकी इच्छा चलेगी कि सुप्रीम कोर्ट दे या ना दे। ये आप ध्यान रख लेना, ये फैक्ट है। एक चीज तो दो चीज हो गई, ठीक है। जैसे मैं आपको यहां नोट में आपको लिखा देता हूं चारों लाइन। कहने का मतलब है कौन से मामले? पहले, यदि राष्ट्रपति संवैधानिक मामलों में सुप्रीम कोर्ट से, ठीक है, सलाह ले रहा है तो सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए बाध्य होगा, ये ध्यान रखना, देनी पड़ेगी। इसे सलाह किसको देनी पड़ेगी? राष्ट्रपति को देनी पड़ेगी। राष्ट्रपति सलाह ले रहा है तो देनी पड़ेगी, एक बात। नंबर दूसरी बात, यदि सार्वजनिक हित के महत्व में या सार्वजनिक महत्व के मामले में सुप्रीम कोर्ट से सलाह कौन ले रहा है? राष्ट्रपति ले रहा है। तो राष्ट्रपति सलाह, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति सलाह दे या ना दे, इसके लिए कौन बाध्य नहीं है? सुप्रीम कोर्ट बाध्य नहीं है कि ना दे रहे हो साहब तुम क्या कर लेंगे, सुप्रीम कोर्ट मना कर देगी। तो ये ध्यान रखना, दो महत्व है। नंबर तीन ध्यान रखना, महत्वपूर्ण बिंदु, कि राष्ट्रपति की जो न्यायिक शक्तियां केवल दो हैं। कौन कौन सी? अनुच्छेद 72, ठीक है, क्षमान शक्ति, अनुच्छेद 143 परामर्श शक्ति, ठीक है, ये तो हो गई क्षमादान शक्ति और ये हो गई परामर्श शक्ति, ठीक है। एक चीज ध्यान रखना, नंबर तीसरी नोट में ध्यान रखना कि न्यायाधीश की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, अर्थात हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सभी न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, इतना हम जानते हैं, राष्ट्रपति करता है। अब ये राष्ट्रपति शक्ति नियुक्ति के संबंध में ये कौन सी आती है? कार्यपालिका आती है, ठीक है, यह कार्यपालक शक्ति है, ना कि न्यायिक शक्ति। ये न्यायिक शक्ति नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। इन चार नोटों में ये बात आपको विशेष करके ध्यान रखें मेरे मित्रों, ठीक है। तो ये चार महत्व। सबसे पहले कोई शब्द नहीं आए, देखो दोबारा सुनो, कंफ्यूज मत होना, दोबारा सुनिए, ना तो उस लाइन में संवैधानिक शब्द आ रहा है, ना उसमें सार्वजनिक शब्द आ रहा है, और सीधी लाइन आ जाए
तो इसमें कह सकते हैं राष्ट्रपति अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। अब इस सुप्रीम कोर्ट की इस सलाह को राष्ट्रपति माने नहीं माने, तो ध्यान रख लेना। यदि क्वेश्चन पूछे संवैधानिक मामलों में सुप्रीम कोर्ट सलाह राष्ट्रपति देगा या नहीं देगा, देने के लिए बाध्य देना पड़ेगा, लेकिन साधारण महत्व के मामले में सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति सलाह देगा या नहीं देगा, ठीक है, दे या ना दे, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट स्वतंत्र ऐसा बाध्य नहीं है, ये ध्यान रखने हैं। बाकी न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में, ठीक है, न्यायाधीश की नियुक्ति के संबंध में कहा जाता है ये कार्यपालक शक्ति में आता है, ना कि न्यायिक शक्ति में आता है, तो ये आपको ध्यान रखना। तो साधारण महत्व के बारे में जो मैंने अभी बताए आपको विशेष करके, ये आपको अभी हमने छोटा सा टॉपिक पढ़ाया, ये चीज़ है। तो अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति है, जिसके तहत किसी सजा को कम कर सकता है, अर्थात सजा की प्रकृति को कम कर सकता है, क्षमा कर सकता है, मृत्युदंड को माफ कर सकता है। परामर्श शक्ति के तहत अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट सलाह ले सकता है, इस सलाह को माने ना माने, एक बात। दूसरी बात बताई थी, ठीक है, कि राष्ट्रपति क्षमादान शक्ति का प्रयोग 2 मामलों में करता है, विशेष 3 मामलों में करता है। सैनिक न्यायालय के संबंध में कोई मामला आया है तो उसकी अपराधी सजा को कम कर सकता है, माफ कर सकता, कुछ भी कर सकता है, यह तीनों विधि जो दे रखी हैं। कार्यपालक शक्ति के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो यह राष्ट्रपति इस पर क्षमादान शक्ति का प्रयोग कर सकता है, मृत्युदंड को माफ कर सकता है, लेकिन राज्यपाल, सैनिक न्यायालय और मृत्युदंड के संबंध में कोई शक्ति नहीं होती राज्यपाल पे, ठीक है, एक बात ये ध्यान रखना। फिर हमने बताया था, फिर इसके शब्द बताए थे। लघुकरण का मतलब है दंड की प्रकृति को कम ही करना, लेकिन दंड की अवधि को कम ना करना, अर्थात 5 से 5 साल ही रहेगी, लेकिन कठोर को सरल सजा में बदलना क्या कहलाता है, लघुकरण। पर्याय विराम क्षमा का मतलब है कि सजा की अवधि, जो अवधि होती है 5 साल से 1 साल करना, 10 साल से 5 साल करना, ये अवधि पर्याय विराम क्षमा में कहलाती है। और ये किसी व्यक्ति को फांसी की सजा दी है उसको अस्थायी रूप से रोकना, प्रतिबिंब, निलंबन या विलंबन कहलाता है, ये आप ध्यान रखें। और इधर कहते हैं राज्यपाल की जो शक्ति है, ठीक है, राज्यपाल की जो शक्ति है वह अनुच्छेद 161 में है, क्षमा कर सकता है, कम कर सकता है, लेकिन माफ नहीं कर सकता। मृत्युदंड के संबंध में राज्यपाल को कोई अधिकार नहीं होता, इस प्रकार, ठीक है। तो ये आपको परामर्श शक्ति के बारे में संवैधानिक मामलों में ये मैंने आपको बताया। अब आके 2-3 क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं। अब क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाओ, 10 मिनट में लगभग 5 प्रश्न आपको कराए जाएंगे मेरे मित्रों। तो आपको, मुझे आशा है कि क्षमादान शक्ति, न्यायिक शक्तियाँ आपको सही समझ में आ गई होंगी। विशेष करके मेरे मित्रों इस पर ध्यान देना, जो मैंने इसलिए नोट करा दिया है, इस वाली बात को ध्यान रखना, इस वाले को, ठीक है। ऑथर किताब भी चल रही है, उनमें भी ये दे रखा है, लेकिन जब कमेटी बैठती है तो कहते हैं इसे कार्यपालिका में ही गिना जाता है। हाँ, यदि ऑप्शन में दे दे, ऑप्शन दे दे कि न्यायाधीश की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति शक्ति है, कार्यपालक शक्ति, न्यायिक शक्ति, तीसरा कहते हैं 1 और 2, या फिर, ठीक है, 1 और 2 दे, फिर आपको 1 और 2 ही कर देना। लेकिन यदि अलग अलग दे दी तो तनु जी ध्यान रखना, लक्ष्मण जी, दिलीप जी ध्यान रखना, यदि आपको अलग ऑप्शन कर दिया, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, ऐसे आपको अन्य न्यायिक शक्ति कह दी, आपको अन्य शक्ति, सामान्य शक्ति कह दी, तो आपको फिर इसमें आपको न्यायिक शक्ति ना करके कार्यपालिका शक्ति करनी है। यदि 1 और 2 दोनों तो फिर 1 और 2 ही सही माना जाएगा, 1 और 2 दोनों मिला दिए, ठीक है। क्षमादान शक्ति क्लियर हो गई। अब आप क्वेश्चन पे आ जाओ सीधे, ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ें, ध्यान से पढ़ना, ये क्वेश्चन आपके रीट में ही आया हुआ है, ठीक है, ये रीट का प्रश्न है मेरे मित्रों, रीट का प्रश्न है, 2 पिछली रीट में आया ये क्वेश्चन, और देखो बिल्कुल उसी आधार पे आया है जो मैंने व्याख्या दी है। तो आपने यदि व्याख्या ध्यान से सुनी है, व्याख्या यदि आपने ध्यान से सुनी है तो आप इसका उल्लेख कर सकते हो, इसके बारे में सही बता सकते हो। बताइए, आपको मात्र 10 सेकंड दिए जाते हैं। आंसर दें पवन जी, राम राम पवन जी। एक बार मैं पढ़ के बता दूंगा आपको।
आंसर आने लगे हैं। 1 का 3, 2, रश्मि 2 दिया, ओम जी ने 3 दिया। मैं पढ़ दूं एक बार, नहीं समझ में आ रहा सर, छोटा सा है क्योंकि क्वेश्चन बड़ा है, बोर्ड बढ़िया। मैं एक बार और पढ़ देता हूं आपको। कथन ध्यान से सुने, सही नहीं है, तो इसमें सही नहीं की बात की जा रही है, ठीक है, ध्यान रखना। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संबंध की बात की जा रही है, अर्थात सुप्रीम कोर्ट की बात की जा रही है। कौन सा कथन सही नहीं है? तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? नंबर एक, संविधान की व्याख्या से संबंधित किसी मामले में, संविधान की व्याख्या से संबंधित किसी मामले में राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है। अभी मैंने आपको कराया था, बताओ सही है गलत है? देखो, संविधान की व्याख्या के संबंध में किसी भी मामले में राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है, सही लाइन है ये, अभी बताया था मैंने। संवैधानिक मामले, तो संवैधानिक मामले तो उसमें सलाह ले सकता है। एक बात, दूसरी लाइन ध्यान से देखें, राष्ट्रपति द्वारा मांगे जाने पर, अब राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से मांग रहा है, सर्वोच्च न्यायालय उन्हें परामर्श देने हेतु बाध्य है। इसका मतलब है राष्ट्रपति द्वारा मांगे जाने पर सर्वोच्च न्यायालय उन्हें परामर्श देने हेतु बाध्य है। बताओ, राष्ट्रपति द्वारा मांगे जाने पर सर्वोच्च न्यायालय बाध्य है कि नहीं? भाई एक मामले में तो बाध्य है और एक मामले में नहीं है, यही तो है। इसका मतलब है ये क्वेश्चन हमारा हो सकता है। अभी आगे चलें तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो मेरे मित्रों ध्यान रखना, थोड़ा धैर्य रखा करो, ऐसे इसको समझ में लेके चलो। ये हो सकता है, ये गलत हो सकता है, आगे बढ़ें। आगे कोई और ज़्यादा गलत हो तो वो भी देखना है, ठीक है। इसलिए मैं क्वेश्चन आपको इसलिए करा रहा हूँ, निशा जी आप पे गलती ना हो। भैया जी, गुड़िया जी, बहुत बढ़िया आप आंसर दे रहे हो। अब देखते हैं, आगे बात करते हैं, तीसरी लाइन पे बात करते हैं। तीसरी लाइन क्या कह रही है? तीसरी लाइन कह रही है, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए परामर्श को मानने हेतु बाध्य नहीं है। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए परामर्श को मानने हेतु बाध्य नहीं है। इसका मतलब है सीधा स्पष्ट यहाँ दे दिया। अब यहाँ कह रहा बाध्य है और यहाँ बाध्य नहीं है, दो लाइन है, जबकि मैंने शुरू में लाइन बताई थी। और इसका मतलब है ये अनुच्छेद 143 की व्याख्या कर रहा है। अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है, लेकिन उस परामर्श के लिए बाध्य है। परामर्श को मानने के लिए, परामर्श को अर्थात सुप्रीम कोर्ट जो परामर्श लिया है उसे माने नहीं, माने कौन छूट है? राष्ट्रपति। तो ये लाइन सही है। चौथी लाइन पे आइए। चौथी लाइन है, सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श के अनुसार, अर्थात सुप्रीम कोर्ट के परामर्श के अनुसार सरकार प्रस्तावित विधेयक में आवश्यक संशोधन कर सकती है? बिल्कुल नहीं कर सकती। संशोधन का अधिकार तो है नहीं है इसको। संशोधन का अधिकार किसको है? संसद को है। संसद कर सकती है और कोई कर नहीं सकता। इसलिए अब देखो, सुनो आगे ध्यान से, मैं क्या कह रहा हूं, एक चीज और इसमें एक शब्द है वो थोड़ा गहराई का है, ध्यान सुने। सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श के अनुसार, अब ध्यान रखना सरकार आ गई यहाँ, अब बच्चे को भ्रमित कर रहा है, इसका मतलब जल्दी नहीं करना है, फिर दोबारा ध्यान से पढ़ना है। सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श के अनुसार, इसका मतलब है अनुच्छेद 143 के तहत, और सरकार कौन है यहाँ? सरकार है यहाँ राष्ट्रपति। इसका मतलब राष्ट्रपति ने सलाह ली है संवैधानिक मामले में। देखो कितनी गहराई घुस रही है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 143 के तहत कहते हैं कोई ना कोई न्यायालय में, ये मान लो इसने कोई संवैधानिक मामले में सलाह ले ली कि भाई यार ये गलत है कि सही है, अब उसने मामले में सलाह ले ली, ठीक है, तो प्रस्तावित विधेयक में आवश्यक संशोधन कर सकती है। परामर्श से सरकार प्रस्तावित, अब कौन कर रही है? केंद्र सरकार, अर्थात राष्ट्रपति करवा सकता है, सही है ये। अब यहाँ आधा सौ लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट कह रहा, सुप्रीम कोर्ट कह रही, ये केंद्र सरकार यही आ गई, केंद्र सरकार में संसद भी आ गई कि संसद का अभिनंग कौन होता है? राष्ट्रपति। तो कर सकती है, राष्ट्रपति करवा सकता है, अभिनंग है संसद का। तो इसका मतलब ये लाइन सही है। अब लाइन पूर्णतः गलत कौन सी हो गई? ये क्वेश्चन कोई सरल नहीं था, इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना था। पूरी तरह से जो गलत है ये पूरी तरह से सही है,
ये 100% सही है, तो गलत कौन सा हो गया? दूसरा आंसर हो गया। ये क्वेश्चन सरल नहीं था, लेकिन व्याख्या आपको पढ़नी थी, इसलिए तभी आप 4 कर रहे थे। क्यों भ्रमित किए बच्चे? या सरकार पे भ्रमित किए थे? तो सरकार का अंग केंद्र सरकार, संसद भी होती है, ये